स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत से सबसे पहले सीमांचल से करते हैं। सीमांचल के कटिहार से यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसके बाद बजरंग दल ने बड़ा खुलासा किया है। जब बिहार में जब विधानसभा चुनाव सिर पर है तो बिहार के कटिहार में भी धर्मांतरण का खेल जोरों पर है। यह मामला कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर गरीब मजलूम वर्ग के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वहीं पर बिहार के कटिहार जिला के सहायक थाना क्षेत्र के टीवी टावर मोहल्ला स्थित आदिवासी टोला में रविवार को धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जब बजरंग दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंच करके पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं और फिर 4 पुरुषों को हिरासत में लिया है। मामले की तह तक पुलिस पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह कटिहार के वर्तमान भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सीमांचल में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इससे सजग और फिर सतर्क रहने की जरूरत है। ये भारत को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई धर्मांतरण के माध्यम से कोई पुण्य का काम नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ की जनता और फिर हमारे जैसे जनप्रतिनिधि कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों सीमांचल वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। जी बिहार के लोगों के लिए हवाई सफर की बड़ी सौगात जल्द ही मिलने वाली है। जब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और फिर घोषणा की है कि 15 सितंबर से यहां से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी। शुरुआती चरण में दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ानें चलेगी, जबकि जल्द ही हैदराबाद, बेंगलुरु और फिर मुंबई को भी हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है। जब वहीं पर निर्माण कार्य में सुस्ती पर नाराजगी निरीक्षण के दौरान सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट की घेराबंदी और फिर सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। जब उन्होंने निर्माण कार्य में हो रहे सुस्ती और फिर निम्न गुणवत्ता को लेकर के अधिकारियों को फटकार लगाई और विभाग से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की बात कही। पप्पू यादव ने बताया है कि शुरुआत में 70 सीट वाला इंडिगो विमान कोलकाता के लिए और बड़ी फ्लाइट दिल्ली के लिए शुरू होगी। इसके बाद हैदराबाद, बेंगलुरु और फिर मुंबई के लिए भी उड़ान सेवा बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद और बेंगलुरु जाने वालों में छात्रों और फिर मजदूरों की संख्या अधिक है, इसलिए इन मार्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है। ये कार्रवाई 2 विधानसभा क्षेत्र में उनके नाम और के पंजीकरण के कारण की गई है, यानी कि 2 मतदाता पहचान पत्र इनके पास भी है, जब विजय कुमार सिन्हा के पास। चुनाव आयोग ने इस मामले पर विजय सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा है। अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने विजय सिन्हा पर तीखा हमला किया है। जहाँ तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को नोटिस जारी किया गया। जानकारी के अनुसार ये नोटिस 2 वोटर आईडी कार्ड से संबंधित है। विजय सिन्हा को 14 अगस्त तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी पटना द्वारा जारी किया गया है। जब तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि उनके पास 2 इपिक नंबर है और वे 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत है। इस आरोप के बाद विपक्ष ने विजय कुमार सिन्हा को घेर लिया। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित मॉडल जिला अस्पताल का उद्घाटन किया। जब 55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये बहुमंजिला अस्पताल 200 बेड की सुविधा के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त होगा। जब उद्घाटन के मौके पर मंत्री ने इसे सासाराम समेत पूरे रोहतास जिले के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। एक ही भवन में सभी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। जब मॉडल जिला अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही छत के नीचे मरीजों को सभी विभागों की ओपीडी सेवाएं मिलेगी। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जांच घर, दवा वितरण केंद्र, जनरल और फिर प्राइवेट वार्ड, कैंटीन, लॉन्ड्री जैसे सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। दोस्तों बिहार में जमीन विवाद खत्म करने की बड़ी पहल की गई है। अब हर सप्ताह में अंचल कार्यालय में जन सुनवाई होगी। जहां आपको बता दूं कि बिहार में जमीन विवाद का, भूमि विवाद का मसला वर्षों से लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। जहां कई सरकारी प्रयासों और फिर नियम कायदों के बावजूद ये समस्या खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ ही रही है। जब बिहार की बड़ी आबादी आज भी जमीन से जुड़े हुए झगड़ों में उलझी हुई है, जहाँ और फिर राजस्व विभाग के पुराने तरीकों से इसका अस्थायी समाधान नहीं निकाल पाया है। जब 22 जुलाई को मुख्य सचिव ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम और फिर एसपी से भूमि विवादों के लंबित मामलों की समीक्षा की है। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि अब हर शनिवार अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित होगा, जिसमें लोगों की जमीन से जुड़ी हुई शिकायतें सुनी जाएगी। वहीं पर अगर किसी मामले में स्थल निरीक्षण की आवश्यकता होगी तो फिर थाना और फिर अंचल कार्यालय के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर जाकर के जांच करेंगे। इसका उद्देश्य है कि निर्णय लेते समय पूरी और फिर सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके, ताकि बाद में विवाद ना बढ़े। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर एक बार फिर से सीधा हमला बोला है। नालंदा के हरनौत में अपनी बिहार बदलाव जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में खरीदे गए 86 लाख रुपए के फ्लैट के लिए बाकी के 61 लाख रुपए कहां से आए। प्रशांत किशोर ने चुनौती दी है कि अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला तो हम खुद बताएंगे कि ये पैसा किसने लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मंगल पांडे को कर्ज लेना था तो खुद क्यों नहीं लिया, अपने पिताजी के अकाउंट में क्यों मंगवाया और फिर पत्नी के पास क्यों भेजा। उन्होंने आरोप लगाया है कि किशनगंज की एमजीएम मेडिकल कॉलेज को ड्रीम्स यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एनओसी जारी की। बिना एनओसी के यूजीसी मान्यता नहीं देती है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने 2022 में खरीदी गई 450 एम्बुलेंस के भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि करीब 100 करोड़ रुपए का पेमेंट एम्बुलेंस कंपनी को हो चुका है, जबकि मामला कोर्ट में जाने के कारण बाकी भुगतान अटका हुआ है। इससे पहले मंगल पांडे ने सफाई दी थी कि एम्बुलेंस खरीदने में कोई भी भुगतान नहीं हुआ और मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग की कोई भी भूमिका नहीं है। आपको बता दूं कि ये विवाद ऐसे समय में उभरा है जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार अपने जनसभा के मंच से सत्तारूढ़ नेताओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं, जबकि भाजपा और फिर एनडीए इसको बिना सबूत का राजनीतिक हमला बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आरोप चुनावी नैरेटिव को प्रभावित कर सकते हैं, खास करके शहरी और फिर पढ़े लिखे मतदाताओं के बीच। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि मंगल पांडे इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं। क्या वे प्रशांत किशोर को चुनौती देंगे या फिर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे, ये सवाल है। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने एनडीए में दरार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं और फिर गठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा शुरू हो चुकी है। इधर विपक्षी दल एनडीए में फूट के दावे कर रहे हैं। जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि नीतीश कुमार अब बीमार है और उनकी पार्टी और फिर सरकार बीजेपी ने हाईजैक कर ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में दरार की खबरों को नकारते हुए कहा कि विपक्षी दल अपने स्वार्थ के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ लगभग तय है और जल्द सीट बंटवारे की घोषणा भी हो जाएगी। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में दरार वाली बातें बिल्कुल भी झूठ है। हम एकजुट हैं और पूरा गठबंधन ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा जब बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि प्रदेश के लोगों की भी यही इच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीट बंटवारे की बात भी लगभग तय है और सभी पार्टियों को सम्मानजनक बंटवारे पर संतोष करना होगा। वहीं पर एनडीए में दरार की खबरों पर जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई भी विवाद नहीं है और सब कुछ आपसी सहमति से लगभग फाइनल है। जब विपक्षी दल जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे दावे कर रहे हैं, उन्हें अपना घर देखना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी पहले बताएं कि उनके पास 2 एपिक नंबर कहां से आया। दोस्तों, बिहार में बिजली की खपत में आई तेजी बढ़ोतरी अब सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं बल्कि बदलते जीवन स्तर और फिर आर्थिक संपन्नता की तस्वीर है। जब 20 साल पहले जहां पर एक व्यक्ति औसतन सालाना 75 यूनिट बिजली खर्च करता था, वहीं अब बढ़कर के 363 यूनिट हो गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि बिहार में लोगों की आय और फिर खर्च करने की क्षमता दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बिहार की संपन्नता का प्रमाण है। तो आपको बता दूं कि एक आंकड़े के माने तो बिहार का एक आम परिवार आमतौर पर 2 से 3 बल्ब और फिर 2 पंखे का उपयोग किया करता था। तब बिहार में आमतौर पर कूलर, फ्रिज, एसी विलासिता माने जाते थे। यह दौर 2005 से पहले का था। तब गिने चुने घरों में ही टीवी, वॉशिंग मशीन और फिर दूसरे होम अप्लायंसेस हुआ करते थे। जब उस पर से बिजली की कटौती, जिसका नतीजा था कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का खर्च 75 यूनिट हुआ करता था। वहीं पर 2005 तक बिहार के अधिकांश घरों की बिजली खपत का पैटर्न था, लेकिन आज खपत 5 गुना बढ़ गई है, जो 3
363 यूनिट प्रति व्यक्ति पहुंच चुकी है। ये इस बात का संकेत है कि अब सामान्यतः बिहारी परिवारों घरों में सिर्फ रोशनी और पंखा ही नहीं बल्कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, गीजर, माइक्रोवेव और फिर एयर कंडीशन जैसे अन्य उपकरण भी है जो बिजली से चलते हैं। यानी कि 20 सालों में बिहार के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। ये बिहार की संपन्नता और फिर यहाँ के लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स में आए सुधार का भी प्रमाण है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गाँव के लोगों की जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएं चलाई है, जहाँ हर घर बिजली योजना और फिर व्यापक विद्युतीकरण के जरिए गाँव के हर घर तक बिजली पहुँचाई गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। ये अलग बात था कि पहले बिजली का उपलब्धता कम थी, लेकिन जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ी गाँव के लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अब डिजिटल लाइब्रेरी खुलेंगे। बच्चों को हाईटेक पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल युग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार के सरकारी स्कूलों और फिर अंगीभूत कॉलेजों में अब डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में उन्हीं स्कूलों और फिर कॉलेजों को चुना है जहाँ पर अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध है। फिलहाल प्रत्येक चयनित संस्थान में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों और फिर अंगीभूत कॉलेजों की से विस्तृत सूची मांगी गई है। वहाँ पर प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी में 10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही छात्रों के सुचारू उपयोग के लिए अस्थायी बिजली और फिर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उस व्यवस्था भी होगी। वहीं पर इस महत्वाकांक्षी योजना पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसकी हाल ही में सरकार ने मंजूरी दी है। वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी के प्रभावी संचालन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होंगे ताकि शिक्षक डिजिटल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सके। दोस्तों, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बिहार में बस और सभी व्यावसायिक गाड़ियों के परिचालन को बंद करने का ऐलान किया है। जहां संघ के संरक्षक अमरनाथ पांडे ने रविवार को पटना में पत्रकारों को से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ भेदभाव और मनमानी कर रही है। उन्होंने बताया है कि गाड़ियों के गैरेज में खड़े होने के बावजूद ई चालान के नाम पर जुर्माना लगाया जा रहा है। चालान जमा होने के बाद अपलोड न होने की स्थिति में भी बस और फिर ट्रक मालिकों से जुर्माना वसूला जा रहा है। जब पूरे बिहार में बस पड़ाव की कमी है, इसके बावजूद भी संचालकों से पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं पर अमरनाथ पांडे ने कहा है कि वे अपनी मांगों को लेकर के सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो फिर 25 अगस्त से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फेडरेशन ने कहा कि उन्हें सौतेले व्यवहार सहन नहीं होगा और फिर वे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दोस्तों, बिहार में बाढ़ का तांडव देखा जा रहा है। पटना में 9 लोगों की जान चली गई है, 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं, 13 जिलों में मातम पसरा हुआ है। जब बिहार में भी बाढ़ ने भयंकर कहर बरपा रही है। आपको बता दूं कि बिहार की धरती पर मानो आसमान ने अपने आंसू अनवरत बहा दिए हों और नदियों ने अपनी हदें तोड़ दी हों। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, महानंदा, परमान नदी और फिर कमला बलान सभी जलधाराएं इस कदर मच उठी है कि 13 जिलों की 200 से अधिक पंचायतें जलमग्न हो गई है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इस कुदरती आफत में घिर चुके हैं, जब मानो जिंदगी और मौत के बीच एक पतली डोर पर लटकी हो। इस त्रासदी में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे अधिक 9 मौतें पटना में, 4 भागलपुर में, बाकी भोजपुर, लखीसराय, बेगूसराय, गया और कैमूर में। सड़कों पर नदियों का पानी फैल जाने से गांव और फिर शहर के बीच का संबंध टूट चुका है। NH 80, NH 30 समेत कई राजमार्ग अब पानी के रास्ते बन गए हैं। वहीं पर गंगा का जलस्तर पटना से फरक्का तक इस तरह उफन रहा है जैसे नदियों का रोष एक साथ उमड़ आया हो। जब पटना और फिर कहलगांव में ये खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। पुनपुन और फिर सोन भी उग्र रूप में है, जबकि कोसी, गंडक और फिर बागमती अपने किनारे लांघ चुकी है। दोस्तों, बिहार मतदाता सूची विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा के पास 2 मतदाता पहचान पत्र है। इस मामले में रविवार को विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन से जुड़े हुए दस्तावेज भी मीडिया के सामने शेयर किए। उन्होंने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में तेजस्वी यादव की जानकारी के अभाव पर भी सवाल उठाया है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पहले मेरे
पूरे परिवार का नाम पटना में दर्ज था। अप्रैल 2024 में मैंने लखीसराय विधानसभा में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया था, जहाँ वहाँ से नाम हटवाने के लिए भी फॉर्म भरा था। मेरे पास सबूत है। किसी कारणवश मेरा नाम नहीं हटा तो फिर मैंने BLO को फ़ोन करके लिखित आवेदन दिया और रसीद ली। मेरे पास दोनों दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम हटाने का फॉर्म खारिज कर दिया गया। मैं एक ही जगह से वोट करता हूं, जब पिछली बार भी लखीसराय से ही वोट किया था और इस बार भी वहीं से फॉर्म भरा था। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि ये दुखद है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी भाषा से राजनीति को कलंकित करता है, ये उसे शोभा नहीं देता। पूरा तथ्य सामने आना चाहिए। जब पूरा बिहार और देश जानता है कि जंगल राज के युवराज जिस तरह दूसरों को कलंकित करने का खेल खेलते हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर ऐसे झूठे आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। और आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी जिलों के SP, SSP, रेल पुलिस SP और फिर सभी रेंज के DIG और IG के लिए एक अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी बनाने और संवेदनशील इलाके में चौकसी बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस संबंध में ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने इलाके में निगरानी बढ़ाएं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर बिहार पुलिस की ओर से जारी किए गए इस अलर्ट में खास तौर पर सीमावर्ती जिलों और फिर संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है, जहां पर एक तरफ किसानों को बीते सप्ताह 20वीं किस्त की 2000 रुपये की राशि जारी कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा 21वीं किस्त की शुरू हो गई है। किसानों के बीच चर्चा है कि जैसे केंद्र सरकार किसानों को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को दोगुना करने का भी प्लान कर रही है। हालांकि किसानों के बीच हो रही इस चर्चा पर सरकार ने जवाब दिया है। इसके अलावा सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन के लिए अब 14 राज्यों में किसान ID देना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य PM किसान योजना का लाभ केवल वास्तविक और फिर पात्र किसानों तक पहुंचाने का है। जब सरकार ने संसद में साफ कहा है कि फिलहाल PM किसान योजना की राशि दोगुना करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यानी कि 21वीं किस्त में पहले की तरह ही 2000 रुपये दी जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में ही मिलती है और आगे भी ये जारी रहेगी। आपको बता दूं कि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो फिर हर साल की तरह कि इस साल भी अगली किस्त अक्टूबर या फिर नवंबर में आ सकती है। हालांकि 20वीं किस्त में 2 महीने की देरी हुई है और इस लिहाज से देखा जाए तो फिर 21वीं किस्त में भी देरी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरीके से सरकार के फैसले पर निर्भर करता है कि किस्त कब जारी होगी। आपको बता दूं कि सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि 21वीं किस्त की राशि पहले जैसी ही रहेगी, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में घरों को गंगा नदी निगल रही है, जहाँ शहर और हाईवे पर नाव चल रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर भयानक बाढ़ आ गई है। जब बिहार के भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप दिखा है, जलस्तर में जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, उससे अब साल 2021 का वह रिकॉर्ड टूटने के करीब है, जब गंगा का अधिकतम जलस्तर 34.86 मीटर दर्ज हुआ था। भागलपुर में गंगा रविवार को 34.63 मीटर पर फिलहाल स्थिर है। कहलगांव में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। यह शहर से गाँव तक त्राहिमाम है। भागलपुर में बाढ़ का पानी अब शहर में घुस चुका है। शहरी क्षेत्र के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में भी बाढ़ का पानी फैल चुका है। मनिक सरकार घाट, दीपनगर, आदमपुर मोहल्ले में पानी घुसा हुआ है। अजयसी में स्कूल परिसर के अंदर सड़क पर पानी चढ़ चुका है। वहीं पर कहलगांव के दियारा क्षेत्र में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। सबोर में NH 80 पर पानी चढ़ गया है, जब प्रखंड के कई गांव बाढ़ से घिर गए हैं। नाथनगर के लालूचक, श्रीरामपुर, शंकरपुर, दियारा क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। जो वहीं पर कई इलाकों में लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हुए हैं। पीरपैंती और फिर आसपास के इलाकों में गंगा का कहर जारी है, जब सड़क पर पानी बह रहा है। जब परशुरामपुर से पीरपैंती जाने वाली सड़क पर 1 फीट से अधिक पानी बह रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस इस बार नए रणनीतिक फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और फिर मुरारी गौतम पाला बदल चुके हैं। ऐसे में पार्टी के पास अब केवल 17 विधायक बचे हैं। माना जा रहा है कि इन सभी विधायकों को दोबारा टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उनके नामों की औपचारिक घोषणा सीटों की अंतिम बंटवारे के बाद ही की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव
से पहले बिहार में 15 दिन की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने जानकारी दी है कि यात्रा वोट अधिकार यात्रा के नाम से 17 अगस्त को रोहतास से शुरू होगी और इसका समापन राजधानी पटना में होगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का कारवां राज्य के 18 जिलों से गुजरेगा। दोस्तों, युवाओं में लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और इसकी वजह भी अब सामने आ गई है। जब पिछले एक दशक के आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि भारत में कई प्रकार की क्रोनिक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कम उम्र में ही लोगों को डायबिटीज, हृदय रोग और फिर मेटाबॉलिज्म से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां घिरती जा रही है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की जान भी जाती है। जहाँ हाल के वर्षों में हार्ट अटैक से हुई लोगों की मौत की खबरें सुर्खियों में रहे हैं। 20 से कम उम्र के लोगों में इसके मामले देखे जा रहे हैं। इसको लेकर के एक रिपोर्ट में कई नई बातें सामने आई है। जहाँ एम्स के विशेषज्ञों की टीम ने चेताया है कि बॉडी बनाने की कोशिश में लगे लोग जिस प्रकार से स्टेरॉयड का बेतहाशा सेवन कर रहे हैं, इससे न सिर्फ शरीर पर कई प्रकार का नकारात्मक असर हो रहा है, बल्कि इसने युवाओं में हार्ट अटैक के खतरे को भी काफ़ी बढ़ा दिया है। शरीर को आकर्षक बनाने की ये धुन सेहत के लिए गंभीर साबित होती जा रही है। जहाँ वहीं पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि शरीर की बनावट को आकर्षक बनाने की चाह में देश के युवा स्टेरॉयड का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उसमें हड्डियों के गलने, हार्मोनल असंतुलन और फिर हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, फर्जी डिग्री के सहारे नगर परिषद खगड़िया में वर्षों तक कनीय अभियंता के पद पर कार्य करने वाले रोशन कुमार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये आपको बता दें कि नगर परिषद खगड़िया के वर्तमान कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार की लिखित आवेदन के आधार पर नगर थाने में 236/25 के तहत मुकदमा दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई के लिए आदेशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2013 में नगर परिषद खगड़िया कनीय अभियंता के खाली पड़े पद पर नियुक्ति के लिए नगर परिषद खगड़िया कार्यालय के पत्रांक 2095 दिनांक 19/8/2013 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया था। उस नियुक्ति के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3 अनुपस्थित थे। दोस्तों, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का शागिर्द गिरफ्तार हुआ है। रंगदारी, घूसखोरी और सियासी रिश्ते का काला साम्राज्य बेनकाब हुआ है। आपको बता दें कि पटना की अपराधनामा में एक सनसनीखेज मोड़ आया है, जब पुलिस और फिर एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात रंगदारी नेटवर्क से जुड़े हुए सुनील कुमार और सुनील महाजन को दबोच लिया। यह चश्मदीदों के मुताबिक मोहल्ले में अचानक पुलिस की गाड़ियां और हथियारबंद जवानों की मौजूदगी ने दहशत का माहौल बना दिया। ये सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पुलिस को 9:30 बजे खुफिया सूचना मिली थी। शिकारी अपने बिल में है। एक इशारे पर एसटीएफ की टीम ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा तोड़ने की नौबत आई, लेकिन सुनील को काबू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गिरफ्तारी के वक्त उसकी आंखों में वही घमंड झलक रहा था जो रंगदारी के पैसों से पले पुसे अपराधियों में आम है। वहीं पर पुलिस के मुताबिक सुनील महाजन केवल एक साधारण अपराधी नहीं, बल्कि विधायक रीतलाल यादव का खास हमराज है। दोस्तों, बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब आया है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार एसआईआर के दौरान बिना नोटिस जारी किए किसी भी मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं हटाया जाएगा। जब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले दाखिल जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि वे कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। ऐसा कानून जरूरी नहीं कि ड्राफ्ट लिस्ट हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। वहीं पर आयोग ने कहा है कि वे सभी मतदाताओं को सुनवाई और फिर दस्तावेज रखने का पूरा अवसर देगा जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा, जहां उनके बारे में लिखित आदेश जारी किया जाएगा। मतदाताओं को लिखित आदेश के विरोध में 2 स्तरों पर अपील करने की सुविधा दी जाएगी। ये सारी जानकारी उन लोगों को दी जाएगी जो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होंगे। वहीं पर हल्फनामे में कहा गया है कि ड्राफ्ट लिस्ट में छूटे हुए नामों की अलग से लिस्ट बनाने का कोई भी नियम नहीं है और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। कोर्ट को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर हर्जाना लगाना चाहिए। वहीं पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने मतदाताओं तक जानकारी पहुँचाने के लिए समय समय पर देश के सभी बड़े अखबारों में विज्ञापन जारी किए हैं। यह नियमित रूप से प्रेस रिलीज भी जारी की जा रही है। एसएमएस भेज करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ ने घर घर जाकर के लोगों की पुष्टि करने की कोशिश की है। जो लोग 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु के हो जाएंगे, उनका भी फॉर्म एडवांस में लिया जा रहा है।
दोस्तों, बिहार के बेतिया में आयोजित राजस्व विभाग की बैठक में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। बैठक में सांसद को बुला करके खुद सभी अधिकारी गायब हो गए। बीजेपी सांसद मीटिंग हॉल में बैठ करके इंतजार करते रह गए, लेकिन एक भी सीईओ बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद संजय जायसवाल नाराज होकर के वहां से चले गए। दरअसल बेतिया नगर निगम के सभागार में शनिवार को दोपहर 1 बजे से राष्ट्रीय महाअभियान को लेकर के बैठक निर्धारित थी। इस बैठक में क्षेत्र के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल निर्धारित समय 1 बजे ठीक सभागार पहुंचे और बैठक में शामिल होने के लिए तैयार थे। बैठक में अंचल अधिकारी की उपस्थिति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राष्ट्रीय महाअभियान की बैठक होनी थी। वहीं पर सांसद संजय जायसवाल दोपहर तय समय पर 1 बजे बैठक के लिए पहुंच गए। करीब 10 मिनट तक वह सभागार में अपनी कुर्सी पर बैठ करके अंचल अधिकारी का इंतजार किया, लेकिन उनके समय पर नहीं आने से सांसद ने नाराजगी जताई और फिर वहां से वापस लौट गए। वहीं पर स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के चर्चा रही कि राष्ट्रीय महाअभियान जैसे महत्वपूर्ण योजना की बैठक में समय की पाबंदी का पालन न करना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। दोस्तों, बिहार के 60 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ हुआ है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के 60 लाख स्मार्ट मीटर और फ्री मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना को मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 1 अगस्त से लागू हो गया है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं ने जुलाई में पहले से ही मीटर रिचार्ज कर लिया है या उनके स्मार्ट मीटर में 125 यूनिट के बराबर बैलेंस सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी तरीके का अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह के अनुसार ये योजना बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करेगी और फिर कोई भी परिवार इससे वंचित नहीं रहेगी। जब राज्य सरकार के मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत स्मार्ट मीटर और फिर फ्री मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने पहले 125 यूनिट मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के 17 दल नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दी है। इनमें 17 ऐसे दल भी शामिल है जो अब बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग का ये कदम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत उठाया गया है। इस नियम के अनुसार दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता और फिर पदाधिकारियों की जानकारी देना अनिवार्य है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन दलों को हटाने का मुख्य कारण उनकी 6 साल की निष्क्रियता और फिर गैर मौजूद पते बताया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 17 दलों का पंजीकरण रद्द होने से छोटे और फिर क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौतियां बढ़ेगी। ये दल अक्सर गठबंधन में बड़ी पार्टियों को प्रभावित करते थे। जानकारों का मानना है कि इससे वास्तविक दलों को अवसर मिलेगा, लेकिन कुछ का कहना है कि ये छोटे दलों की आवाज़ दबा सकता है। हालांकि प्रभावित दलों के पास एक मौका है कि वे 30 दिनों में अपील कर सकते हैं। वहीं पर नियमों के मुताबिक कोई दल अगर लगातार 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो फिर उसका पंजीकरण रद्द हो सकता है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार में जम करके जुटे हैं। इस कड़ी में प्रशांत किशोर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे। वैसे तो बिहार में बढ़ते अपराध की घटना और फिर विकास कार्यों को लेकर के प्रशांत किशोर हमेशा नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। मगर आज जब प्रशांत किशोर नालंदा पहुंचे तो फिर वहां पर हुए विकास कार्यों को देख करके उनके सुर बदल गए। रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया है उसी कारण बिहार की जनता ने 20 सालों तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार के राज में सड़क सुधर गई और बिजली आ गई। यहाँ पर हुए विकास के काम दिखाई दे रहे हैं, मगर रोजगार की समस्या बनी हुई है। जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की शारीरिक और फिर मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अब मुख्यमंत्री बने रहे। उम्र हो गई है, इसलिए जनता को नीतीश कुमार के आगे देखना है। नालंदा और हरनौत की जनता को अब नीतीश के आगे देख रही है। यहाँ की जनता अब सड़क, बिजली, पानी के आगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। नालंदा में सड़क जरूर सुधर गई है, बिजली आ गई है, मगर पलायन नहीं रुका। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 90 के दशक की ओर लौट रहे हैं? ये सवाल इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी मौजू हो गए हैं। जब बीते 2 दिनों के भीतर बाहुबली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ये चर्चा परवान पा रही है कि राजनीति का घूमता चक्र कहीं रिटर्न बैंक तो समता पार्टी नहीं हो गया। आइए जानते हैं कि कौन कौन बाहुबली नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। दरअसल बात है कि जेल से छूटने के महज 2 दिन बाद यानी कि बीते शनिवार को मोकामा के पूर्व विधायक
अनंत सिंह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मोकामा विधानसभा से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती थी, मगर 2020 के विधानसभा चुनाव में नीलम देवी राजद की उम्मीदवार थी। जहां पर शक्ति परीक्षण के दौरान नीलम देवी ने पाला बदला और फिर एनडीए की शरण में आ गई। इस बार अनंत सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब वे अपनी पत्नी पर गुस्सा है कि विधायक के रूप में नीलम देवी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। यही वजह भी है कि अनंत सिंह मोकामा से जदयू के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर अब इसे संयोग कहें या फिर सेटिंग, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनंत सिंह मिल करके निकले तो आनंद मोहन की गाड़ी सीएम हाउस में प्रवेश की। जब पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी सांसद लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ सीएम से मिलने पहुंचे। आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले एम्स विवाद में चेतन आनंद बुरी तरीके से घिर गए। दरअसल इस मुलाकात को चुनावी माना जा रहा है, जहां अब कुछ माह में विधानसभा चुनाव होना है। इस वजह से चुनाव के लिए टिकट को लेकर के इस मुलाकात की निहिरता माने जा रहे हैं। वहीं पर साल 1989 का लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार लड़ रहे थे तो फिर उन पर बाहुबली के सहयोग लेने का आरोप लगा था। तब जनता दल से लड़ रहे नीतीश कुमार को 3,68,972 मत मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार राम लखन यादव को 2,90,625 मत मिले। लगभग 78,000 मत से नीतीश कुमार को जीत मिली। राजनीतिक गलियारों में ये बात आज भी चर्चा में है कि नीतीश कुमार की जीत में बाहुबली, दुलारचंद यादव, आनंद सिंह और फिर सूरजभान जैसे लोगों का योगदान रहा था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से अलग होकर के नीतीश कुमार जब समता पार्टी बनाई थी, तब भी बाहुबलियों की एक बड़ी फौज नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ी थी। जब तब सूरजभान सिंह, प्रभुनाथ सिंह, उमानाथ सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी, आनंद मोहन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, देवेंद्र दुबे समता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार पर सुशासन की डोर पकड़ करके बाहुबली से दूरी तो कभी नज़दीकी होते रहे। नीतीश कुमार ने देवेंद्र दुबे को समता पार्टी का उम्मीदवार बनाया, पर देवेंद्र दुबे जब किसी हत्याकांड में फंस गए तो फिर नीतीश कुमार ने देवेंद्र को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। यही अनंत सिंह के साथ भी हुआ, जहां अनंत सिंह से जब नीतीश कुमार नाराज हो गए तो फिर राजद की टिकट से मोकामा से विधायक बने। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पुराने दोस्त और विरोधी भी इन दिनों आराम करने और बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने की सलाह दे रहे हैं। कुछ दिन पहले कभी उनके करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बेटे निशांत को पार्टी सौंपने की सलाह दी थी। एक बार फिर निशांत के राजनीति में उतरने की अटकलें तेज हो गई है। जब पटना में उनके पोस्टर लगे हैं और फिर रविवार की शाम वे कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। जब बिहार में अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं और फिर ऐसे वक्त में उनके संवाद कार्यक्रम को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। वहीं पर पटना में निषाद संवाद के पोस्टर लगे हैं, जिससे उनके सक्रिय राजनीति में आने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अब तक ना तो कभी नीतीश कुमार ने और ना ही उनके बेटे ने राजनीति में आने की अटकलों की पुष्टि की है। निशांत से जब भी इस बारे में पूछा जाता है तो फिर वे सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं देते हैं। हालांकि अब जिस तरह से उनकी सक्रियता बढ़ती दिख रही है, उससे संकेत जरूर मिल रहे हैं। यह नीतीश कुमार पिछले काफी दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। विपक्षी दल तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के खराब स्वास्थ्य का फायदा उठा करके बीजेपी ने पार्टी और फिर सरकार हाईजैक कर ली है। फिलहाल एनडीए के सभी दल और फिर वरिष्ठ नेता एक स्वर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसके बावजूद विरोधी उनके खराब स्वास्थ्य का मुद्दा उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में भयंकर बारिश। आपको बता दूं कि पटना में बादलों का बसेरा रहेगा आज गंगा उफान पर है। बेगूसराय में हालात गंभीर है। बिहार इन दिनों मानो बादलों के घेरे में कैद है। राजधानी पटना में मौसम ने करवट ले लिया है और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर को भिगो डाला है। मौसम विभाग पहले ही रेड अलर्ट जारी कर चुका था और फिर रात से शुरू हुई ये बरसात सुबह तक थमी नहीं। यह आसमान अब भी बादलों से घिरा है। हवा में नमी और फिर सड़कों पर पानी का कब्जा है। वहीं पर मौसम में बरसात अब इम्तिहान लेने को आमदा है। यह 0 से 15 अगस्त तक बादलों की फौज आसमान पर कब्जा जमाए रहेगी और बारिश अपने पूरे जुनून में बरसेगी। मौसम विभाग ने अगले 7 रोज के लिए अलर्ट जारी किया है। यह 10 से 13 अगस्त के दरमियान बिहार के कई इलाकों में सख्त और फिर संगीन बारिश की तस्दीक की गई है। वहीं पर सुपौल, अररिया, किशनगंज, गयाजी और फिर नवादा की 1-2 मुलाकात पर आसमान से पानी नहीं मानो बाढ़ के
पैगाम गिरेंगे। इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तर मध्य और फिर उत्तर पूर्वी हिस्सों में बिजली की कड़क ठनके की धमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी वहाँ पर केवल पटना ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के कई जिले बक्सर, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज भारी बारिश से बेहाल है। जन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खास करके गंगा जिसने पटना में रफ्तार पकड़ी है। बेगूसराय में तो हालात और भी गंभीर है, जब कई निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एलजेपी को बड़ा झटका लगा है, यानी कि चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 128 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा सामने आया है। आपको बता दूं कि सारण में लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह समेत 128 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार सारण कमेटी के 28 पदाधिकारियों, जिले के 20 में से 16 प्रखंड अध्यक्षों को, पूरी महानगर इकाई और फिर संसदीय बोर्ड के 3 सदस्यों ने लोजपा रामविलास को छोड़ दिया है। जब महिला मोर्चा के 19 में से 11 पदाधिकारियों, जिनमें जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं, उन्होंने पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया है। छपरा महानगर के 20 वार्ड अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले प्रखंड अध्यक्षों में सोनपुर, दिगवारा, दरिया और भी कई सारे इलाके के अध्यक्ष शामिल है। वहाँ पर राजनीतिक दलों में इस तरीके का बदलाव सामान्य है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी खगड़िया में 38 नेताओं के इस्तीफे देने की बात सामने आई थी, जिस पर लोजपा रामविलास के जिला कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर पवन जायसवाल, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष कुमार ने जानकारी दी थी। दोस्तों, बिहार में आज 1 करोड़ 12 लाख लोग मालामाल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों के खाते में जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना के एक अन्य मार्ग स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में एक क्लिक से राशि का भुगतान किया। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी योग्य व्यक्ति इस योजना से छूट गए हैं, उन सबको इसमें शामिल कराएं। वहीं पर IPRD बिहार की तरफ से X पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1247 करोड़ 34 लाख का DBT के माध्यम से हस्तांतरण हुआ है। हर लाभुक को 1111 रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। बढ़ी हुई राशि पेंशन के लिए दूसरी किस्त है। यहाँ आपको बता दूं कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्य तौर पर 6 तरह के लाभार्थी हैं। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय और विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना शामिल है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजे जाने के मौके पर विभिन्न जिलों के प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय और फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। खास बात यह थी कि कार्यक्रम लाइव वेबकास्टिंग के जरिए लाभुकों ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन को सुना है। जब बिहार सरकार ने इसे साल जून के महीने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए जाने के ऐलान किया था। अब बढ़ोतरी सभी तरीके की पेंशन योजना पर लागू की गई है।